नमस्कार। आज 22 सितंबर 2025 है। आज हमारे सामने कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं और हम 3 अलग-अलग पर कहीं न कहीं जुड़े हुए मुद्दों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। पहला है मेघालय में यूरेनियम खनन का बढ़ता तनाव, विकास और स्थानीय अधिकार आमने सामने दिख रहे हैं। फिर हम देखेंगे अमेरिका में H-1B वीजा नियमों में जो बड़े बदलाव हुए हैं, उसका भारतीय प्रोफेशनल्स और टेक इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये भी काफी अहम है। और आखिर में भारत में यूपीआई डिजिटल पेमेंट की क्रांति तो है, पर क्या सच में कैश खत्म हो रहा है? ये बड़ा सवाल है। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, जो विश्लेषण है, उसकी तह तक जाए। हाँ, और समझे कि ये सब हमारे लिए मतलब देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। बिल्कुल। तो चलिए मेघालय से ही शुरू करते हैं। यूरेनियम जाहिर है परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा इन सब के लिए जरूरी है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। और जानकारी ये है कि मेघालय की वेस्ट खासी हिल्स में डोम्यासियट इलाके में 1984 के आसपास ही अच्छी क्वालिटी का यूरेनियम मिला था। हाँ, मिला था, उच्च गुणवत्ता वाला। पर इतने साल हो गए, खनन शुरू क्यों नहीं हो पाया? क्या वजह है? स्थानीय विरोध ही मुख्य कारण है। हाँ, बिल्कुल। मुख्य वजह तो खासी आदिवासी समुदायों का जबरदस्त विरोध ही है। और उनकी चिंताएं सिर्फ हवा ही नहीं है। अच्छा। हाँ, उनके पीछे ठोस कारण है। रेडिएशन का डर है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने का, जमीन खराब होने का डर है, और सबसे बड़ी बात अपनी संस्कृति, अपनी पहचान खोने का डर। वो मानते हैं कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये उनकी विरासत है, उनकी पहचान है। सही बात है। और ये डर और बढ़ गया जब सरकार ने वो नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। हाँ, मैंने भी पढ़ा उसके बारे में। पर्यावरण मंत्रालय का OM, जिसमें कहा कि एटॉमिक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक खनिजों के लिए पब्लिक कंसल्टेशन, मतलब लोगों से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, जरूरत नहीं। ये तो सीधा टकराव हो गया। सरकार कह रही राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, और लोग अपनी जमीन, अपनी सेहत की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से। और यहीं पर खासी समूह संविधान की 6ठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची, हाँ, ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान है ना? असम, मेघालय। हाँ, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सिर्फ कानून नहीं, ये उन इलाकों की स्वायत्ता की गारंटी है, उनकी संस्कृति, उनके संसाधनों की रक्षा के लिए। और इसके तहत वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC बनती है। बिल्कुल, जैसे मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल KHADC, और इनके पास अपनी जमीन, जंगल, स्थानीय शासन पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये मामला अब सिर्फ खनन का नहीं रहा, ये तो केंद्र बनाम स्थानीय स्वायत्ता। हाँ, संघवाद का सवाल बन गया है। क्या केंद्र इन परिषदों के संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करेगा? और जो डर की बात आप कर रहे थे, क्या उसका कोई पिछला उदाहरण भी है? मतलब कहीं और ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल है। और स्रोत बार बार झारखंड के जादूगोड़ा का जिक्र करते हैं। जादूगोड़ा? हाँ, वहाँ UCIL का यूरेनियम माइनिंग था। दशकों तक चला। और वहां से जो खबरें आई वो बहुत चिंताजनक थीं। स्थानीय लोगों में कैंसर, बच्चों में जन्मजात विकृतियां, पानी का दूषित होना। और आरोप ये भी कि जनसुनवाई के नोटिस अंग्रेजी में दे दिए, जो लोगों को समझ ही नहीं आए, उनकी बात सुनी ही नहीं गई। एक डॉक्यूमेंट्री भी है, बुद्धा वीप्स इन जादूगोड़ा। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उसमें एक आदमी कहता है, विकास ने हमें रोशनी नहीं, रेडिएशन दिया है। ये बातें खासी लोगों के जहन में है। ये तो बहुत ही गंभीर है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत जो है FPIC, फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति। हाँ, कि कुछ भी करने से पहले स्थानीय लोगों की सहमति लो। ये तो उसके भी खिलाफ जाता है अगर सरकार कहती है नो इज नॉट एन आंसर। बिल्कुल, ये सीधा उल्लंघन है। और यहीं पर 2013 का वो नियमगिरी केस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नियमगिरी, उड़ीसा वाला वेदांता बॉक्साइट माइनिंग। हाँ, वही डोंगरिया कोंद जनजाति ने विरोध किया था। वो पहाड़ को अपना देवता मानते थे। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा था? कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया। कहा कि खनन होगा या नहीं, ये फैसला स्थानीय ग्राम सभाएं करेंगी, सरकार या कंपनी नहीं। अरे वाह! अगर ग्राम सभा मना करे तो खनन नहीं होगा। मतलब सामुदायिक अधिकार सबसे ऊपर। तो ये तो खासी समूहों के लिए एक बहुत मजबूत आधार बन सकता है। वो इस OM को चुनौती दे सकते हैं इस आधार पर। स्रोत यही मानते हैं कि नियमगिरी फैसले की रोशनी में उनके पास इस OM को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ठोस आधार है। और आगे के लिए 3 रास्ते सुझाए गए हैं। क्या है वो रास्ते? पहला, सरकार ये OM वापस ले, जबरदस्ती ना करे, बातचीत करे। दूसरा, खासी नेताओं और समुदायों से तुरंत ईमानदारी से संवाद शुरू करें, उनकी चिंताएं समझें। और तीसरा? तीसरा, विकल्पों पर गंभीरता से सोचें। यूरेनियम ही एकमात्र रास्ता नहीं है।
विकल्प जैसे थोरियम की बात होती है काफी। हाँ, थोरियम भारत के पास दुनिया का शायद सबसे बड़ा भंडार है, करीब 25%। हमारा अपना 3 स्तरीय परमाणु कार्यक्रम भी आखिर में थोरियम पर ही आधारित है। उसे तेज करें। और नवीकरणीय ऊर्जा? बिल्कुल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। देखिए, जर्मनी ने फुकुशिमा के बाद अपने परमाणु प्लांट बंद करने का कितना बड़ा फैसला लिया। और तीसरा, जब तक ये विकल्प पूरी तरह तैयार नहीं होते, हम यूरेनियम आयात तो कर ही रहे हैं कजाकिस्तान से, कनाडा से, वो जारी रखें। तो असल सवाल यही है कि विकास का मॉडल कैसा हो? क्या वो ऊपर से थोपा जाएगा या सबकी भागीदारी से बनेगा? ये वाकई में शासन, संघवाद और आदिवासी अधिकारों की एक बड़ी परीक्षा है। चलिए अब इस घरेलू मुद्दे से थोड़ा बाहर निकलकर एक वैश्विक संसाधन यानी इंसानी प्रतिभा से जुड़े मुद्दे पर आते हैं। H-1B वीजा। पहले ये समझाएं कि H-1B वीजा है क्या असल में? H-1B वीजा ये अमेरिका में खास तरह के कामों के लिए, मतलब स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस के लिए विदेशी प्रोफेशनल्स को दिया जाने वाला वीजा है। ये इमिग्रेंट वीजा नहीं है, नॉन इमिग्रेंट है। अच्छा। 1990 में शुरू हुआ था। तब अमेरिकी टेक इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी, उन्हें स्किल्ड लोगों की जरूरत थी। आमतौर पर आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, रिसर्च, इन फील्ड्स में कम से कम बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है। और कितने वीजा मिलते हैं हर साल? करीब 85,000। लेकिन अप्लाई करने वाले कहीं ज्यादा होते हैं। कभी कभी तो 4.5 लाख तक आवेदन आ जाते हैं। 4.5 लाख आवेदन और सिर्फ 85,000 वीजा? तो चुनाव कैसे होता है? लॉटरी सिस्टम से। लॉटरी से? और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय होते हैं? हाँ, यही सबसे दिलचस्प बात है। 70% से भी ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। इसीलिए ये भारत के लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 70%? ये तो बहुत ही बड़ा हिस्सा है। तो फिर इस पर इतना विवाद क्यों रहता है अमेरिका में? राजनीति में ये मुद्दा क्यों छाया रहता है? विवाद का जो मुख्य कारण बताया जाता है वो ये आरोप है कि अमेरिकी कंपनियां इसे असल में स्किल्स की कमी पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि सस्ती लेबर लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तर्क ये दिया जाता है कि मान लीजिए अमेरिका में किसी काम के लिए इंजीनियर को $200 प्रति घंटा देना पड़ता है, तो कंपनी H-1B पर भारत से इंजीनियर बुला लेती है, शायद काफी कम वेतन पर। इससे अमेरिकी नागरिकों की सैलरी कम होती है, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती, ये चिंता है। और कुछ भारतीय आईटी कंपनियों पर भी यही आरोप लगते हैं कि वो अमेरिका में प्रोजेक्ट लेकर वहीं के लोगों को हायर करने की बजाय भारत से H-1B पर लोग ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब जो ताज़ा खबर है, ट्रंप प्रशासन का फैसला, नए H-1B आवेदनों पर $100,000 मतलब करीब 88 लाख रुपए की फीस। ये तो बहुत ही ज्यादा है। क्या ये सबके लिए है? नहीं, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ये फीस 21 सितंबर 2025 के बाद जो नए आवेदन होंगे उन पर लगेगी। अच्छा, नए वालों पर? हाँ, जो पहले से H-1B पर हैं उन पर नहीं। और ये फीस कंपनी देगी, एम्प्लॉय नहीं। और ये एक बार की फीस है, हर साल नहीं देनी। लेकिन फिर भी रकम इतनी बड़ी है कि असर तो पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? सबसे पहले तो भारतीय पेशेवरों पर ही पड़ेगा, है ना? हाँ, बिल्कुल, सबसे सीधा असर उन्हीं पर। कितनों का अमेरिकन ड्रीम टूट सकता है, खासकर वो जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया हो। हाँ, ये सोचकर कि अमेरिका जाकर कमाएंगे। बिल्कुल। और क्योंकि सबसे ज्यादा वीजा भारतीय ही लेते हैं, तो सबसे ज्यादा असर भी हम पर ही होगा। दूसरा असर अमेरिकी कंपनियों पर। कंपनियों पर कैसे? खासकर जो छोटी या मीडियम साइज की कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो शायद इतनी भारी फीस ना दे पाएं, तो उन्हें भारतीय टैलेंट नहीं मिल पाएगा। राइट। बड़ी कंपनियां शायद दे दें, पर उनके लिए भी ये कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ, और मजे की बात यह है कि आज कई बड़ी अमेरिकन कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं। हाँ। वो भी तो शायद H-1B से ही गए होंगे कभी। बिल्कुल, ये विडंबना है। तो ये तो अमेरिकी इनोवेशन के लिए भी अच्छा नहीं हुआ। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है भारत के लिए? हाँ, एक नजरिया ये भी है कि इससे भारत का ब्रेन ड्रेन, मतलब प्रतिभा पलायन, शायद रुके। ब्रेन रिमेन हो। हाँ, ब्रेन रिमेन। टैलेंटेड लोग देश में ही रुकें, जो भारत के लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन सवाल वही है, क्या हम उन्हें यहाँ उतने अच्छे मौके दे पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और चौथा असर भारत अमेरिका संबंधों पर भी पड़ सकता है। थोड़ा तनाव आ सकता है। अमेरिका इसे शायद ट्रेड डील वगैरह में बार्गेन करने के लिए इस्तेमाल करे। स्रोतों में इन तर्कों को कैसे देखा गया है? क्या ये सिर्फ नौकरियों की सुरक्षा का ही मामला है? नहीं, दोनों पहलू रखे गए। एक तरफ ठीक है, हर देश को अपनी नौकरियां बचाने का हक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि H-1B वालों ने, खासकर भारतीयों ने, सिलिकॉन वैली बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हाँ, ये तो है। और अगर ये टैलेंट अमेरिका नहीं जाएगा तो वहां इनोवेशन धीमा पड़ सकता है। टेक इंडस्ट्री की ग्रोथ रुक सकती है।
अमेरिका की कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकती है। हो सकता है ये टैलेंट चीन चला जाए। और ये बड़ी और छोटी कंपनियों के बीच फर्क भी बढ़ाएगा। बिल्कुल। और अमेरिका को टैक्स का भी तो नुकसान होगा जो ये लोग देते थे। एक बुनियादी सवाल जो स्रोतों में उठाया गया वो मुझे बहुत सही लगा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम अपने टैलेंट को देश में रोकने के लिए अच्छे मौके क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों लोग अमेरिका जाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इस फैसले से टीसीएस, इन्फोसिस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों को भी नुकसान होगा। उन्हें अमेरिका में लोकल हायरिंग करनी पड़ेगी जो महंगी होगी। तो भारत सरकार को अमेरिका से मोलभाव तो करना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फोकस शायद देश में ही एक बेहतर रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने पर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म समाधान तो वही है। तो आगे का रास्ता क्या दिखता है? शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या? शॉर्ट टर्म में तो यही है कि अमेरिका नियम साफ करे। कानूनी चुनौतियां हो सकती हैं, इंडस्ट्री लॉबिंग करेगी। कहा जा रहा है कि भारत को भी अमेरिका में लॉबिंग पर ध्यान देना चाहिए जो वहां लीगल है। अच्छा। लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने कहा, भारत अपना घरेलू इकोसिस्टम मजबूत करें, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इनको और असरदार बनाएं, अमेरिका पर डिप्लोमैटिक दबाव बनाएं, WTO जैसी मंचों का इस्तेमाल करे, या फिर दूसरे देशों के साथ मिलकर ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी पर नीतियां बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तो हमने प्राकृतिक संसाधन और मानव प्रतिभा दोनों के प्रबंधन की चुनौतियां देखी। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, तकनीक का एक और पहलू, डिजिटल पेमेंट, UPI और अर्थव्यवस्था। पहले ये औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्या है, ये थोड़ा साफ कर दे। आसान भाषा में समझें तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वो है जो सरकारी रिकॉर्ड या नियमों के दायरे से बाहर है। मतलब ऐसी दुकानें, छोटे कारोबार या मजदूर जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, टैक्स नहीं देते, जिन्हें प्रोविडेंट फंड जैसी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। और औपचारिक इसका उल्टा? बिल्कुल, रजिस्टर्ड फर्में, टैक्स देने वाली, कर्मचारी EPFO वगैरह में रजिस्टर्ड। अब अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के 3 तरीके बताए जाते हैं। 1, फर्मों को रजिस्टर करो। 2, कामगारों को सामाजिक सुरक्षा दो। और 3, लेन देन को डिजिटल बनाओ ताकि वो रिकॉर्ड में आए। और स्रोत कह रहे हैं कि ये तीसरा तरीका, खासकर UPI के जरिए, इसने औपचारिकीकरण में बड़ा रोल निभाया है। हाँ, बहुत बड़ा रोल निभाया है। UPI की ग्रोथ देखें ना, आंकड़े हैरान करने वाले हैं। हाँ, बताइए जरा। इसी साल अप्रैल से जून 2025 सिर्फ 3 महीने में करीब 35 बिलियन यानी 3,500 करोड़ UPI ट्रांजैक्शंस हुए। 3,500 करोड़ 3 महीने में? हाँ, और इनकी कुल वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा थी। ये देश की कुल प्राइवेट कंजम्पशन, मतलब जो हम आप खर्च करते हैं, उसका लगभग 40% है। 40%? 2 साल पहले ये सिर्फ 24% था। आज आप देखिए, सब्जी वाले से लेकर बिजली बिल, कपड़े, दवाई, टैक्सी, हर जगह UPI है। हाँ, ये तो है। जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनका करीब 2/3 हिस्सा UPI से हो रहा है। और सिर्फ छोटे पेमेंट नहीं, अब तो लोग लोन चुकाने। अच्छा, लोन भी? हाँ, जुलाई 2025 में करीब 857 करोड़ रुपए के लोन UPI से चुकाए गए। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में निवेश, लगभग 61,000 करोड़ का निवेश भी UPI से हुआ। ये तो वाकई क्रांति है। लेकिन फिर वो पहेली आती है, कैश पैराडॉक्स। अगर UPI इतना बढ़ गया तो बाजार में कैश कम क्यों नहीं हुआ? नोट तो अब भी बहुत है सर्कुलेशन में। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। इसके पीछे 3 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला है सतर्कतापूर्ण बचत या प्रिकॉशनरी सेविंग। मतलब लोग बुरे वक्त के लिए, अनिश्चितता के लिए, जैसे कोई बीमारी आ गई, नौकरी चली गई, तो कुछ कैश घर पे रखते हैं, एक सेफ्टी नेट की तरह। ठीक है। दूसरा कारण है अनौपचारिक सेक्टर में बड़े लेन देन। जमीन खरीदना, बेचना, रियल एस्टेट, ब्लैक मार्केट, इनमें अभी भी काफी कैश चलता है। जैसे रजिस्ट्री कम की दिखाई, बाकी कैश दे दिया। ये तो होता है। और तीसरा, ये थोड़ा ग्लोबल ट्रेंड भी है। जर्मनी जैसे देशों में भी डिजिटल पेमेंट बहुत है, पर लोग कैश भी रखते हैं। लेकिन क्या ये पैराडॉक्स ही पूरी कहानी है या कोई और ट्रेंड भी है जो कैश पे अलग रोशनी डालता है? बिल्कुल, यही कहानी पलटती है। अगर हम सिर्फ सर्कुलेशन वाले कैश को ना देखें, बल्कि ये देखें कि लोग ATM से कितना पैसा निकाल रहे हैं, तो तस्वीर अलग दिखती है। कैसे? जानकारी ये है कि 2019 से 2025 के बीच हमारी इकोनॉमी करीब दोगुनी हो गई। लेकिन इस दौरान ATM से जो ट्रांजैक्शन होते थे, उनकी संख्या आधी रह गई। आधी? ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, और सिर्फ संख्या ही नहीं, ATM से जो कुल कैश निकाला जा रहा था, वो अमाउंट भी कम हुआ है। जुलाई 2019 के मुकाबले जुलाई 2025 में कम कैश निकाला गया।
अच्छा। और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक और आंकड़ा है, हम अपनी बचत का कितना हिस्सा कैश में रखते हैं। हाँ। 2020-21 में हम अपनी कुल फाइनेंशियल सेविंग्स का करीब 12.5% हिस्सा कैश में रखते थे। 12.5%? हाँ। 2023-24 में ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 3.4% रह गया है। सिर्फ 3.4%? हाँ, इसका मतलब साफ है, लोग अब बचत का पैसा घर में कैश रखने की बजाय म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बैंक डिपॉजिट में लगा रहे हैं। तो मतलब रोजमर्रा के खर्च और बचत के पैटर्न में भारी बदलाव आ चुका है, भले ही बड़े लेन देन में कैश अभी भी हो। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत इसे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट कह रहे हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट? वो गणित वाला कॉन्सेप्ट? हाँ। जहां कर्व की दिशा बदलती है, मतलब हम शायद उस मोड़ पर है जहां अर्थव्यवस्था में जो कुल करेंसी सर्कुलेशन में है वो शायद अब बढ़ने के बजाय धीरे धीरे कम होना शुरू हो सकती है। मतलब कैशलेस तो नहीं, पर लेस कैश इकोनॉमी। हाँ, लेस कैश इकोनॉमी की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो मोड़ शायद अब आ गया है या बहुत करीब है। और यहीं पर नंदन नीलेकर्णी की वो बात फिट बैठती है, डेटा इज द न्यू ऑयल। यूपीआई ने हर छोटे बड़े लेन देन को डेटा बना दिया है। एकदम सही, और यही डेटा औपचारिकीकरण का एक बड़ा साधन है। फायदे तो साफ हैं, आम आदमी की जिंदगी आसान हुई, कैश का झंझट कम हुआ, टैक्स चोरी थोड़ी मुश्किल हुई, सरकार का टैक्स बेस बढ़ा। लेकिन सीमाएं भी हैं। हाँ, सीमाएं हैं। जैसा हमने कहा, रियल एस्टेट, चुनाव, इनमें कैश का इस्तेमाल अभी भी चुनौती है। ब्लैक इकोनॉमी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तो आगे क्या करने की जरूरत है? ब्लैक मार्केट पर मैदान कसनी होगी, और उससे भी जरूरी लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता बढ़ानी होगी। उन्हें समझाना होगा कि कैश घर में रखने से उसकी कीमत घटती है, निवेश करने से फायदा है। और वो जो करेंसी टू जीडीपी अनुपात गिर रहा है, 2022 में 12.5% था, 2025 में 10.9% हो गया, ये भी इसी लेस कैश ट्रेंड को दिखाता है। तो आज हमने 3 अलग-अलग मोर्चों पर चल रही एक तरह की कशमकश को समझा। मेघालय में जमीन, पहचान और विकास का संघर्ष। हाँ। अमेरिका में प्रतिभा को रोकने और खींचने की नीतियों का टकराव। बिल्कुल। और भारत में तकनीक से आता आर्थिक बदलाव, जहां यूपीआई कैश को चुनौती दे रहा है। और इन तीनों के बीच एक सवाल है जो बार बार उठता है कि विकास आखिर है क्या, और राष्ट्रीय हित, स्थानीय समुदायों के अधिकार, ग्लोबल टैलेंट का फ्लो और टेक्नोलॉजी, इन सब को एक साथ कैसे साधा जाए। हाँ, ये संतुलन बनाना ही शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसी सवाल पर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इस गहरी और अहम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जो मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा।